Hello students, remain we are starting our remaining points. Promotional forces. Okay, so the national leaders of our country, have put in valuable efforts to maintain the unity and integrity. The incorporated certain ideals and principles in the constitution for a strong and united India. It means भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समय समय पर हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, हमारे जो राष्ट्र नायक थे, उन्होंने कई प्रयास किए और भारतीय संविधानों में ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों को जोड़ा है जिनसे भारत की एकता जो होती है वो और भी अधिक शक्तिशाली बन जाती है. द प्रिंसिपल एसेंशियल फॉर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी आर, जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए सिद्धांत है वो क्या क्या हैं. फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या लोकतंत्र. फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट मीन्स राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व. यूनिफॉर्म जुडिशरी, है ना, यूनिफॉर्म जुडिशरी. एकीकृत न्याय व्यवस्था, मतलब एकीकृत न्याय व्यवस्था मतलब सभी के लिए न्याय समान है. सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता. नेशनल एम्बम, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक. नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार. ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो सरकार का गठन करते हैं, वो जनता के द्वारा चुने हो जाते हैं. ओके, their respective these representatives, representative have to work for the interest and development of the people who have elected them. ये जो चुने हुए हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपन जनता की, जो जिन्हें जनता चुनाव में भेजती है, चुनकर भेजती है, वो जनता के हित में, जनता की भलाई के लिए और जनता की इच्छा के लिए काम करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट. दीज राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर एंजॉयड बाय ऑल इंडियंस. जो भारत का जो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वो मौलिक अधिकार क्या क्या हैं. 6 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने हमें प्रदान किए जो बिना किसी भेदभाव के सभी भारतवासियों पर समान रूप से लागू होते हैं और सभी भारतवासी इसका लाभ उठाते हैं. नंबर 1 क्या है. दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन. ये सभी भारतीयों के सर्वांगीण विकासों के लिए, सर्वांगीण विकास मतलब सब चहुमुखी विकास और कल्याण के लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay, so provision of equality, freedom, and social justice etc. have been made in the same have been made in the constitution to provide opportunities for the development of citizens. Under these constitutional provisions, the interest of weaker section of the society like the scheduled caste, scheduled tribes and other backward class have been protected and safeguarded. Every community has the right to preserve to own language and religion. The directive principles are the guideline for the government to work for the benefit of the people and exploited.
ओके। सो यहाँ पर जो कुछ प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स में, जो कुछ प्रोविज़न मौलिक अधिकारों में, नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकारों में, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो। संवैधानिक में जो कमज़ोर वर्ग, हमारे देश में जो कमज़ोर वर्ग है, संविधान जैसे कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और पिछड़ी जनजाति के लोग, इन सभी को विशेष संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक समुदाय को या प्रत्येक व्यक्ति कम्युनिटी को अपने धर्म भाषा की स्वतंत्रता है। और जो हमें नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी क्या है, निर्धन, गरीब और जो शोषित और समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ओके। ठीक है। अब आते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। किस पर आ रहे हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स और अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन मेंशन्ड in constitution. It is the duty of all citizen of India to respect the principle and ideals of the constitution. देखिए, जब भी अधिकारों की बात होती है तो अधिकार तो मिलते हैं हमें, लेकिन हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि अधिकारों के साथ साथ जब हमारा संविधान हमें कई तरह के अधिकार प्रदान करता है तो उसके साथ साथ ये आवश्यक है कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हों देश हित में। तो हमारे क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए देश के लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी में, जैसे हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव ऑल्सो बीन मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको वर्णित किया गया है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल एंड आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि हमारे संविधान में जो भी आदर्श की बात की गई है उनकी हमें क्या करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नेशनल फ्लैग, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमारा राष्ट्रीय गान है, एवरी सिटीजन शुड बी कॉन्शियस एंड रेडी टू सर्व द नेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया एंड शुड वर्क टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता के लिए और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ साथ ब्रदरहुड मतलब भाईचारा या बंधुत्व की भावना होना चाहिए। ठीक है, भाईचारा और बंधुत्व की भावना भी होना चाहिए। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो देश की प्रॉपर्टी है, जो आम प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति जिसे हम बोलते हैं, जिस पर सभी का अधिकार है, जैसे कोई पार्क होता है या कोई किला है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, तो यहाँ पर हमें कभी भी हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। और जैसे रेलवे स्टेशन है, ये बस स्टैंड है, ये सब सार्वजनिक संपत्ति होते हैं, राष्ट्र की संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होती है, ये सार्वजनिक संपत्ति है जिसका इस्तेमाल भारत के सभी नागरिक, देश के सभी लोग कर सकते हैं। तो इन संपत्तियों की भी हमको क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। देयर इज़ अ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम फॉर द सेंटर, स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज विच इम्प्लीमेंट इक्वल लॉ ऑफ फॉर ऑल। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो भी क्या है, सभी देश के नागरिकों के लिए एक समान है। भारत में सेंट्रल और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए एक ही न्याय व्यवस्था है। भारत को न्यायपालिका का जो स्वरूप है क्या है, वो यूनिटरी है, मीन्स एकीकृत है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड के आकार का होता है। पिरामिड के आकार का मतलब देखिए, मैं आपको यहाँ पे इट्स कॉल्ड पिरामिड। यहाँ पर क्या होता है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट SC, फिर यहाँ पे होता है हाई कोर्ट SC, फिर यहाँ पर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, फिर यहाँ पर होता है सेशन कोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक पिरामिड की फॉर्म है। मतलब सबसे पहले अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे और उसके बाद यहाँ जाएंगे। मतलब भारत के सभी नागरिकों के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतरिम न्याय की व्यवस्था है और ये पूरा एक पिरामिड के शेप में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकुलरिज्म। किसकी बात कर रहे हैं हम?
सेक्युलरिज्म। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया गया है। भारत में विभिन्न धर्मों के, प्रत्येक धर्म के अनुयायी या मानने वाले रहते हैं, जिन्हें अपना अपना धर्म मानने की, अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करने की और अपने ईश्वर को याद करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सरकार किसी भी धर्म के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ओके, ये हमारे धर्म उसमें संविधान में लिखा गया है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। तो ये हो गया हमारा सेक्युलरिज्म। अब हम यहाँ बात करते हैं नेशनल सिंबल्स या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिंबल्स विच इंस्पायर आइडल्स ऑफ एंड डिवोशन टुवर्ड्स नेशनल फ्लैग। जो हमारा भारत का संविधान है उसमें राष्ट्रीय चिन्हों को अपनाया गया है, जो हमें अपनी निष्ठा और आदर्शों को राष्ट्र समस्त नागरिक जो हैं इनके प्रति अपने आदर्श और निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे राष्ट्रीय ध्वज, जैसे हम क्या कह रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग क्या है? ट्राई कलर तिरंगा। नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल एम्बलम अशोक एम्बलम। जो ये सब है चीज़, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रगान है जनगण मन, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, राष्ट्र चिन्ह है अशोक चिन्ह। ठीक है, जिसमें 3 हमें शेर दिखाई देते हैं। 3 नहीं, एक्चुअली में वो होते कितने हैं? 4। ये सभी जो राष्ट्रीय चिन्ह जो हम हैं, ये चिन्ह जो है हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक साधन है। दीज आर द सिंबल ऑफ आर यूनिटी एंड आइडेंटिटी। ये हमारी एकता को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? एकता को प्रदर्शित करते हैं। और इस एंड वर्क एज सीमेंटिंग फोर्स टू मेंशन नेशनल इंडिकेशन। और ये राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी बल प्रदान करते हैं। देयर आर पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, कास्ट एंड लैंग्वेज इन इंडिया हु हैव देयर ओन कस्टम एंड फेस्टिवल। वी ऑल्सो हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। दिस मेक द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ साथ भारत में मैंने आपको पहले भी बताया, विभिन्न वेरियस कम्युनिटी, समुदाय के लोग, वेरियस कम्युनिटी मतलब विभिन्न समुदाय के लोग, जाति के लोग, भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनके देयर ओन कस्टम और फेस्ट, जिनके अपने रिवाज और त्यौहार हैं। वी ऑल्सो हैव 3 नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। और ये हम सभी मनाते हैं और इस मतलब बड़े ही खुशी और उल्लास के साथ हम अपने राष्ट्रीय पर्वों को मनाते हैं और इस तरह ये राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करते हैं या शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम आते हैं, टूरिस्ट एंड नेशनल इंटीग्रेशन, tourism and national integration. Tourism right from the beginning has been the most important factor of national integration. Tourism help the developing a sense of unity and offer opportunity to know our vast country. इट मीन्स जो टूरिज्म होता है पर्यटन, और नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स राष्ट्रीय एकता। किस तरीके से पर्यटन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सहायक है वो हमको इसमें जानना है। प्रारंभ से ही, शुरू से ही पर्यटन जो है वो राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने का साधन रहा है। भारत जैसे बड़े और विशाल देश को समझने के लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पर्यटन सहयोगी रहे। इस तरीके से कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, है ना। उससे क्या होगा, जो नेशनल फीलिंग जो है वो क्या हो जाएगी, ये जो राष्ट्रीय एकीकरण की जो भावना है या नेशनल इंटीग्रेशन की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। टूरिज्म ब्रिंग अस क्लोजर, हमें जो पर्यटन जो है, जब हम जो घूमते फिरते हैं वो हम सभी लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड the characteristic and problems of each other and this build common feeling and outlook among
देम एक दूसरे पर्यटन से क्या होता है, हम एक दूसरे के पास आते हैं, निकट आते हैं, समीप आते हैं और दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, जिससे कारण क्या होता है, समान हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो समान फीलिंग है, जो एक जैसी भावना है, विचार और दृष्टिकोण विकसित होता है। इसी के साथ साथ टूरिज्म ऑल्सो हेल्प इन नोइंग द डेवलपमेंट इन कल्चर, हमारे संस्कृति को बढ़ाने में मदद करता है, संस्कृति को। और इसी के साथ साथ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द न्यू डायमेंशंस ऑफ प्रोग्रेस इन द कंट्री, और आर्थिक सहयोग करता है, विकास की नई दिशाएं हमें दिखाता है और नए आयामों को समझने में, दिशाओं को समझने में मदद करता है। इंडिया इज़ लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर, भारत एक ऐसी माला है जिस माला में विभिन्न तरह के फूल लगे हुए हैं। गार्लैंड मीन्स माला और फ्लावर मीन्स फूल। मल्टी कलर्ड एंड मल्टी फ्रेगनेंट flowers woven in a single thread are the part of this unique garland. So very important, very heart touching line, बहुत ही दिल को छूने वाली पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा देश एक फूलों की माला की तरह है, जिसमें अनेक मल्टी कलर्ड, अनेक रंग के, मल्टी फ्रेगनेंट, अनेक खुशबुओं के फूल हैं, और जिन्हें एक ही धागे में, वूवन मीन्स पिरोया गया है, एक ही सिंगल थ्रेड मतलब एक ही धागे में पिरोया गया है, जिसका सरल अर्थ हम करें तो एक सूत्र में बंध कर हम क्या कर रहे हैं, This simply means that we are united and living together with the mutual tolerance and love. इससे क्या सिद्ध होता है कि हम सब इस एक माला या सूत्र में बंधकर इस राष्ट्र में मिलजुल कर रहते हैं और आपसी सौहार्द और प्रेम के भावना के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। हम सब की जो मिलजुल कर रहने की असीम शक्ति है, वो देश को राष्ट्रीय एकीकरण में मददगार साबित होती है। फीलिंग ऑफ नेशनलिटी मेक्स इंडिया या प्रॉस्परस एंड पावरफुल कंट्री, और जो हमारी राष्ट्रीय भावना जो हम सब भारतीयों में कूट कूट कर भरी हुई है, ये हमारे देश को और समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है, सो ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डिसरप्टिव फोर्सेस। अभी हमने पढ़े कि कौन कौन से ऐसे तत्व या हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या ऐसे फोर्सेस हैं, ऐसी कौन सी ताकत हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा या रुकावट उत्पन्न करती हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट नेशनल इंटीग्रेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया एज द एंटायर नेशन वाज बाउंड विद द फैब्रिक ऑफ यूनिटी, है ना। हमने अभी पहले भी पढ़ा इस पूरे चैप्टर में, अभी तक हम जो समझ कर आ रहे हैं कि प्राचीन समय से ही भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कोई बाधा या समस्या नहीं रही है। देश की एकता के, भारत शुरू से ही देश की एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। फैब्रिक ऑफ यूनिटी मतलब एकता का सूत्र। इनफैक्ट अ प्लान मूव टू प्रोमोट dividing force in the country was initiated in the 19th century with the propaganda of race theory. ठीक है, अब क्या हुआ, देश में अलगाव की प्रवृत्ति का जो विकास है वो 19वीं सदी से 19th सेंचुरी में आया। ठीक है, जहाँ पर उस समय उठाया गया, जहाँ पर विभिन्न प्रजाति सिद्धांत, जाति सिद्धांत के आधार पर भारत में रहने वाले लोगों को अलग अलग उसमें बांट दिया। इन द रेस थ्योरी ऑफ एफर्ट मेड टू अलिनेट पीपल फ्रॉम ईच अदर्स, लोगों को एक दूसरे से क्या किया, इस जाति धर्म की थ्योरी ने अलग करने का प्रयास किया। ओके, टुडे सच थिंग्स आर ऑन द डिक्लाइन। आज अगर हम बात करें, हालांकि जब आज बात करें तो इनका प्रभाव धीरे धीरे अब क्या होने लग गया है, डिक्लाइन मीन्स कम होने लग गया है। स्टिल देयर आर सम डिसरप्टिव फोर्सेस द हिंडर नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो आज भी राष्ट्रीय एकीकरण में, हिंडरनेस मीन्स होता है बाधा, हिंडर मीन्स बाधा पहुंचाने का काम आज भी कर रहे हैं। Some people for self gain promote feeling of religion, caste, language
और रीजन। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए क्या करते हैं, जाति, धर्म, भाषा आदि के मामलों को उठाते हैं। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन द सोसाइटी। और यही सारी बातें जो होती हैं वो देश में क्या उत्पन्न करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद की स्थिति बनती है, और यहाँ पे एक संघर्ष की स्थिति बनती है, और देश की जो राष्ट्रीय एकीकरण की जो भावना है उसमें बाधा आती है। सच अ सिचुएशन वीकनेस ऑफ कंट्री यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और इसी तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अनेकता की जो भावना है उसको नुकसान, और देश की अखंडता के लिए नुकसान होती हैं, बाधा पहुंचाती है। द डिसरप्टिव फोर्सेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और ये जो फोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं वो हमें जानना। वन इज कम्युनलिज्म। So one is communalism. So first force, disruptive force is communalism. The word communalism has organized the word communalism has originated from community. जो ये communalism word जो है, ये जो सांप्रदायिकता, communalism मतलब सांप्रदायिकता, ये काहे से बना हुआ है, संप्रदाय से बना है, community से निकल करके आया है। meaning of superiority, feeling of superiority for the community and its faith and the and that of inferiority for the other and to keep the interest for the community above national interest. इसका मतलब क्या है कि ये सांप्रदायिकता ऐसी भावना है, ऐसे कार्य उत्पन्न करना है जो अपने आप को तो सुपीरियर समझे, मतलब श्रेष्ठ समझे, और दूसरे को या दूसरे के विश्वासों को या दूसरे के तौर तरीकों को निम्न या हीन या छोटा समझे। और जो ऐसा दृष्टिकोण जो होता है वो धर्म और संप्रदाय के आधार पर किसी के विशेष हितों को बल देता है, और उन उद्देश्यों से और वो राष्ट्रीय हितों से क्या होता है, ऊपर होता है। मतलब दूसरों को हीन समझना, खुद को उच्च समझना, इससे क्या होता है, जो राष्ट्रीय हित को ये नुकसान पहुंचाता है। लोग इससे अपना हित सिद्ध करते हैं, अपना लाभ सिद्ध करते हैं, लेकिन इससे जो देश का हित है, जो देश की एकता अखंडता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। कम्युनलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। जो ये सांप्रदायिकता की जो ये भावना है ना, कम्युनलिज्म जो है, ये हमेशा एक बाधा या एक खतरा, थ्रेट मीन्स खतरा बना हुआ है। किस चीज़ के लिए? थ्रेट मीन्स खतरा हमारी देश की एकता के लिए, यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। वी हैव नो हाउ नैरो कम्युनल फीलिंग कॉज्ड कम्युनल रियॉट्स इन 1947 एंड स्प्लिट इंडिया इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। आप यहाँ पर देखने की, समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को 1947 में बांट दिया गया, और इसी कम्युनलिज्म के कारण भारत में कई दंगे हुए, लड़ाई झगड़े हुए, और हमारा प्यारा भारत देश 2 भागों में बट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। लैक्स ऑफ पीपल वर स्लेन एंड रेंडर्ड होमलेस। कई लोग बेघर हो गए इस विभाजन में, कई लोग मारे गए, और even after so many years of independence, such communal tendencies still persist and riots occur at different place in India. स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी भारत के विभिन्न जगहों में हमें कहीं कहीं सामाजिक तनाव या दंगों की चीज़ें हम देखते आते हैं। और ये होता क्यों? दिस इज़ ऑल ड्यू टू इग्नोरेंस एंड सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन एंड रिलीजियंस बिगोट्रे। और ये होता क्यों है? क्योंकि विभिन्न जो सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें सब जो हैं अपना क्या करते हैं, ऐसे लोग जो अपना स्वार्थ, अज्ञानता और धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, वो इस कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग मैनी रिलीजन्स बट व्हेन पीपल थिंक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ one's religious community above the national interest in certainly harms and unity and integrity of our country. We should consider national interest above all. अनेक धर्मों के होने से हम देशवासियों को, हम भारतवर्ष के लोगों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब अपना अपना धर्म हमारे राष्ट्रीय हित से ऊपर हो जाता है तो इससे देश की एकता और जो अखंडता है उसको हानि पहुंचना सुनिश्चित है। और इसलिए हमको अपना हित सर्वोपरि नहीं रखना है, बल्कि क्या रखना है? राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना है। इंडियन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना है, ना कि
कि अपने स्वयं के हित को ऊपर रखना है। ओके, नाउ कम टू द लिंग्विज्म मीन्स भाषा बाद। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। भारत में विभिन्न तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी लव आवर मदर टंग एंड डायलेक्ट्स। हम अपनी मातृभाषा और बोली को सर्वाधिक प्रेम या पसंद करते हैं। वी यूज़ इन इट आवर डेली एक्टिविटीज़। हम इसे रोज़मर्रा के क्रियाकलापों में, कामों में इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रीजन अंडरस्टैंड देयर मदर लैंग्वेज ओनली। कई सारे जो रीजन है भारत के, वहाँ पर लोग अपनी मातृभाषा को ही समझ पाते हैं। देयर फोर रीजनल लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज एट द ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसलिए वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको संबंधित राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है, दे दी जाती है। इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इट इज़ ईजियर टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू मदर टंग। इसका मतलब क्या है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की भावना की बात करते हैं, तो उसके भी ये अनुकूल है, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से स्थानीय रूप में शिक्षा देना ज़्यादा सहज और सरल और उपयोगी भी होता है। इसके साथ साथ ही यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल पर्पस एंड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन हेल्प इन डेवलपमेंट टू। मैनी अ टाइम्स सोशल टेंशंस bruise over the issues of different language. People of different region fulfill of insecurity put insecurity। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। जो ये भाषा की जो हम बात कर रहे हैं, तो कई बार जो ये भाषा है क्या होती है, असुरक्षा की भावना भी पैदा कर देती है। और ये जो भाषा है इसको सरकारी कार्यों के लिए और शिक्षा के माध्यम के लिए भी उपयोग में भाषा का विकास होता है। कई बार जो अलग अलग भाषाओं के प्रश्नों पर देश में ऐसे टेंशन या तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर जो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले या जो समूह हैं वो अपने भाषाई हितों को राष्ट्र हित से अधिक प्राथमिकता देते हैं या अधिक ऊपर रख लेते हैं। और इससे क्या होता है, इट इज़ ईजियर टू इम्पार्ट एजुकेशन, हो गया मदर टंग। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन फियर यहाँ पर आते हैं इम्पार्टिंग एजुकेशन हेल्प इन डेवलप। मैनी अ टाइम सोशल टेंशंस ब्रूज ओवर द इशूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। विभिन्न भाषाओं के कारण देश में कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन फेयरफुल ऑफ इनसिक्योरिटी। जो विभिन्न भाषाओं वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी भाषाओं को कम समझने लगते हैं या उनमें घृणा की भावना, दूसरी भाषाओं के प्रति घृणा की भावना रखने लगते हैं। इससे क्या होता है, और राष्ट्र अपने भाषा हित को ऊपर रख लेते हैं और राष्ट्रीय हित को नीचे कर देते हैं। दे लव देयर लैंग्वेज एंड हैव नैरो व्यूज़ एंड हेटर्ड ऑफ अदर लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज को तो ऊपर दिखाने की और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी भाषाओं को क्या करते हैं, घृणा की दृष्टि से, हेटर्ड मीन्स घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जो कि ठीक नहीं होता है। सच अ फीलिंग वीकनेस इन यूनिटी ऑफ नेशन। और इस तरह की जो सोच है वो देश की एकता के लिए खतरा है। वी शुड हैव सेम रिस्पेक्ट फॉर अदर लैंग्वेज एज वी हैव फॉर आवर मदर टंग। तो हमें दूसरी भाषाओं का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हम अपनी मातृभाषा का करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कास्टिज्म, जातिवाद। आवर एंशियंट वर्ण और कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ मेन। कास्टिज्म इज अ बिग ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था जो थी, सामाजिक व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो लोगों कर्म पर आधारित थी, और जातिवाद जो है वो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में या राह में बहुत बड़ी बाधा है। कास्ट इज अ यूनिट विच bind the people for the same caste in marriage and food habits,
जो जाति है वो आपस में शादी विवाह खान पान के नियमों में जाति के कारण लोग बंधे हुए होते हैं। द पीपल ऑफ द सेम कास्ट कुड नॉट break away from the foundation of caste and so they fail to play vital role in the society। और जो समाज के लोग हैं वो हमारे जातीय बंधनों को नहीं तोड़ पाते हैं और इससे समाज में उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। Gradually, the system became hereditary, and it was linked to birth instead of work. The system of become more faulty। और इससे क्या होता है, हम जो वंशानुगत मतलब वंश से ही जुड़े हैं, जाति कर्म के स्थान पर जन्म से जोड़कर दी गई है कि हम किस उसमें हमने जन्म लिया है तो हम क्या हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारे जो दोष हैं या बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। जाति प्रथा के जो दोष हैं या जो कमियां हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, कास्टिज्म डिवाइडेड सोसाइटी इन द हाई एंड लो क्लासेस। जो जातिवाद है ये भारत को ऊंची और नीची वर्गों में बांट देता है, उच्च और निम्न वर्ग में बांट देता है। अपर कास्ट एक्सप्लॉइटेड द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करने लग जाते हैं। कास्ट डिफरेंस बिकम मोर रिजिड। और जो जातिगत भेदभाव है वो कठोर हो जाता है और ज़्यादा सख्त हो जाता है। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। और ये जातियों पर मतलब ये जातिवाद का भी राजनीति पर भी गहरा असर हमको दिखाई देता है। कास्ट सिस्टम क्रिएट ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ये जाति प्रथा है या तो जाति व्यवस्था है वो देश की एकता के साथ साथ हमारा जो आर्थिक प्रोग्रेस है या जो आर्थिक प्रगति है उसमें भी बाधा उत्पन्न करती है। सोशल रिफॉर्म्स voiced concern against racial discrimination and they made efforts to remove the evils the prominent reformer were। इट मीन्स जातिवाद के भेदभाव को दूर करने के लिए समय समय पर भारत के अनेक समाज सुधारकों ने कई प्रयास किए थे, जिनमें कौन कौन से प्रमुख हैं हम देखते हैं कि किसने जाति व्यवस्था को कम करने की कोशिश की थी भारत में। संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऐसे समाज सुधारक थे कि जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ या जातिवाद की जो व्यवस्था है उसको सुधारने का भरसक प्रयास किया था। अब हम देखते हैं टुडे with the spread of education, introduction of social reforms, development of science and technology and other factors like growth of industry and urbanization, caste system has become less rigid। लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, धीरे धीरे जो जातीय व्यवस्था जो है उसके जो लिमिट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, थोड़े से कमज़ोर होते जा रहे हैं और लोग जातिवाद को कट्टर अब नहीं समझते हैं। ठीक है। The Constitution of India has declared untouchability and the caste discrimination as illegal। भारतीय संविधान में जो छुआछूत की जो भावना है और जो भेदभाव जातिगत भेदभाव है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। It has been declared that the state shall not allow anybody to discriminate on ground of the caste or creed or religion। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म और के आधार पर संविधान में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दीज कास्ट सिस्टम इज द मेजर हर्डल्स इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और ये जो जाति व्यवस्था है ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन समय के साथ साथ विकास के साथ साथ ये इसमें थोड़ी सी ढील होती चली जा रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज टेररिज्म। टेररिज्म मीन्स आतंकवाद की व्यवस्था या परेशानी। द वर्ल्ड फेसेस ग्रेव
थ्रेट फॉर टेररिज्म। पूरे विश्व में आज एक आतंकवाद एक गंभीर चुनौती बनकर सामने खड़ा हुआ है। दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमनिटी। ये लोकतंत्र और मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। बट इट इज़ अ बार्बरस फॉर्म ऑफ carnage. The terrorists want to convey their message through fear and terror. आतंकवाद की जो विचारधारा है वो क्या है, ये एक तरीके से क्रूरतापूर्वक, ये बहुत ही क्रूर तरीके से नरसंहार तक कर देते हैं। और इनका आतंकवाद की जो विचारधारा है वो लोग में डर और भय पैदा करके वो अपने विचार या अपनी इच्छाएं हमसे मनवाना चाहते हैं। The religious fanatics indulge and killing innocent people। और इस तरह के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, धार्मिक कट्टरता से प्रेरित होते हैं और निर्दोष व्यक्तियों को जान से मार देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसी घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं। इट हैज़ बीन द रिलीजियस हो गया। टेररिज्म is a planned move to spread violence to the gain desired purpose। जो ये प्लान मीन्स पहले से तय किया गया एक तरीका होता है जिससे ये क्या करते हैं कि अपना मनमानी करना चाहते हैं, अपनी बातों को लोगों से मनवाना चाहते हैं। और ये हिंसा पहले से सुनियोजित होती है, मतलब पहले से प्लान्ड होती है। इसी के साथ साथ द टेररिज्म बिलीव इन वायलेंस एंड कमिट डिवास्टिंग एक्टिविटीज़ इन द डैमेज द कंट्री अलॉट। इस तरह की जो आतंकवाद की जो घटनाएं होती हैं इसमें कई विध्वंसक काम होते हैं। और ये इससे क्या होता है, इससे देश को, हर देश को जहाँ भी आतंकवाद की समस्या है वो उससे भारी नुकसान या क्षति होती है। The justify the belief that the government will somebody respect their terms, the justify use of violence, undemocratic and illegal means in the garb of religion also। जो आतंकवादी है वो सोचते हैं कि जनता कभी ना कभी उनका डर से और उनकी जो अलोकतांत्रिक या अनैतिक जो साधन है उनसे डर कर कभी ना कभी धर्म की आड़ में और ये न्याय संहार या न्याय को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। एज प्रेजेंट टेररिज्म इज पॉजिंग कॉन्स्टेंट थ्रेट टू डिसइंटीग्रेशन आवर नेशनल यूनिटी। आज के समय में जो वर्तमान समय है आज भी राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने का या खंडित करने का या उसे तोड़ने में आतंकवाद बहुत ही गंभीर समस्या बना हुआ है और वो निरंतर हमारे राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का प्रयास करता रहता है। अब आते हैं हम सेपरेटिज्म मीन्स पृथकवाद या अलगाववाद। The most disturbing state of regionalism give birth to separatism। जो क्षेत्रवाद की जो राजनीति है आज वो भी एक देश की एकता और अखंडता में बाधा उत्पन्न हो गई है। एक नई क्षेत्रवाद जो है वो अलगाववाद को बढ़ावा जन्म दे रहा है या बढ़ावा दे रहा है। टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट आउट ऑफ द कंट्री। अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने को अलग करना चाहते हैं। इससे पृथकता की भावना, अलगाव की भावना को बल मिलता है। पीपल ऑफ वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेज लिव हियर। भारत में विभिन्न जाति, धर्म और आदि के लोग रहते हैं। समटाइम्स फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड इंस्पायर देम टू मेक डिमांड फॉर अ सेपरेशन स्टेट। कई बार क्या होता है कि कई जाति और भाषा के लोग रहते हैं तो कई बार उनको लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उनका तिरस्कार हो रहा है और इससे वो क्या करते हैं कि फिर अलग प्रदेश या बनाने की मांग करने लग जाते हैं। द बॉर्डर स्टेट आर ऑफन मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फीलिंग्स एंड रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेपरेशन। जो इस तरह की जो प्रवृत्ति है, जो अलग राज्य बनाने की जो प्रवृत्ति है वो सीमा पर जो प्राय सीमाकारी जो राज्य होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि जो सेपरेशन हो जाता है, अलगाव की जो फीलिंग होती है तो एक्सटर्नल फोर्स वो है वो बढ़ जाती है। द एक्सटर्नल फोर्सेस इंस्टिगेट
डिस्टेब्लिश द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और इससे क्या होता है, जो देश की भावना में जो अस्थिरता रखने वाली, जो रुचि रखने वाली जो बाहरी ताकत हैं, उनको क्या होता है, इससे फ़ायदा मिल जाता है। इसी के साथ साथ सम पीपल लिविंग इन द कंट्री ऑल्सो indulge इन सेपरेशन टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। इसी के साथ साथ देश में रहने वाले कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए भी देश में ये क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। The enemies of a country and fundamentalist even choose to follow the path of violence and terrorism। जो राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी लोग जो है ना, वो हिंसक साधनों को या आतंकवादी साधनों का प्रयोग करते हैं। और द टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन इज़ अ मेजर चैलेंज टू यूनिटी। जो अलगाववाद की भावना है, वो हमारे देश की एकता के लिए काफ़ी घातक या नुकसानदायक है। द फीलिंग ऑफ सेपरेशन कुड बी evaded by social justice, decentralized and balanced development। जो पृथकतावाद की जो भावना या जो अलगाववाद की जो भावना, वो राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती होने के साथ साथ सामाजिक न्याय और विकेंद्रीकरण पर और संतुलित विकास से हम मतलब कि संतुलित विकास मतलब देश में सभी जगह समान विकास हो, तो हम इस भावना को जो संतुलित करके सभी चारों तरफ चाहू और सभी तरह का अच्छा विकास करके इस भावना को कम कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है और कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं जो उसमें एज अ हर्डल काम करते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसको नेशनल इंटरेस्ट की जो फीलिंग है, इंटीग्रेटेड नेशनल इंटीग्रेशन की जो फीलिंग है, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। टिल देन बाय, टेक केयर।